हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजय। वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसमें 4th लेक्चर हम आज करने वाले हैं, जिसका बेसिकली मोटिव ये है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाया जाए, साथ साथ में उसकी एप्लीकेशन समझाई जाए। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आई थिंक आप लोग सब लोग अपने अपने घरों पर ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई करते रहिए। यही आपकी जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, वही एंड में जाके रंग लाएगी और आप अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग आएगा जब आपके मार्क्स आपके सामने आता है कि मैंने 80% 90% स्कोर किया, तो एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है कि यस आई डिड इट। तो वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे आज। थोड़ा डिस्कशन कम करेंगे बाकी चीज़ों पे, क्योंकि मुझे आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कराना है। क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था, बट टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो उस वजह से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं सोच रहा था कि ये पूरा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस वाला है और साथ साथ में 3 चार्जेस की जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, उसको एक शॉट में रिकॉर्ड करूं, जिससे कि आप जब भी इसको करने बैठो तो आई थिंक आपका 1-1.5 घंटे की लेक्चर में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए, आज का हमारा जो ये पहला प्रिंसिपल है, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करें तो ये क्यों रिक्वायर्ड है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि अगर हमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है, राइट, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बात है। क्या फॉर्मूला होता है? F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। बहुत सिंपल तरीका है। अगर हमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना हो तो आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। बट अगर कई सारे सेट ऑफ चार्जेस हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा चार्जेस हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए, तब मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना पड़ेगा, तब मैं कूलम्ब्स लॉ को वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तब मैं उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करूँगा। हालांकि कूलम्ब्स लॉ की ही एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे और कैसे अप्लाई करते हैं इसको, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक थ्योरेटिकल पार्ट आपके लिए लिख रहा है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको कभी कभी थ्योरेटिकल चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है और बोर्ड में लिखना भी पड़ता है, तो उनके लिए थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप उसको नोट्स बनाते चलिएगा। पहला क्या है? When more than 2 charges interacting in a system, मैंने आपको बताया था सिस्टम होता है क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। जैसे आप अगर एक चार्ज रखोगे तो वो सिस्टम नहीं है, 2 चार्ज रखोगे तो भी एक सिस्टम हो सकता है, या फिर 2 से ज़्यादा चार्जेस रख दिए तब वो एक सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पे कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स आप बोल दो। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो मैं वो कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन मोर देन 2 चार्जेस इंटरेक्टिंग इन अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स देन नेट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज बाय ऑल अदर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग बहुत सिंपल है। देखो, मैंने आपको एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। पहला चीज़, यहाँ पे एक चार्ज रखा है सेंटर पे Q0, है ना, और ये कितने चार्जेस से सराउंडेड है? 4 चार्जेस से। पहला Q1 है, फिर Q2 है, फिर Q3 है, फिर Q4 है, और साथ साथ में 4 चार्जेस जो हैं इसके आसपास सराउंडेड है। तो पहला वाला जो ये Q1 है, इनके बीच का कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो लेट्स सपोज मैंने ये फोर्स ले रखा है विच इज़ F1। Q1 की वजह से जो Q0 पे फोर्स लग रहा है वो मैंने F1 ले रखा है। अब Q2 क्या करेगा? इसका एक इंडिविजुअल फोर्स होगा, तो मैं उस फोर्स को F2 मान रहा हूँ। और जो हमारा थर्ड वाला है Q3, इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको F3, और फोर्थ वाले की वजह से क्या हो रहा है बेटा? F4, राइट। इतनी बात समझ में आती है आपको? चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बोला है इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट नेट फोर्स एनी गिवन चार्ज। तो हमारा गिवन चार्ज कौन सा है? Q0 है। अब मुझे सारे जितने भी अदर चार्जेस हैं उनका जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंटली कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग निकाल के मुझे एड ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया है, इस जो हमारा सेंट्रल चार्ज है, ये वाला जो चार्ज आपको दिख रहा है Q0, इस पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो मैं पहले Q1 की वजह से निकालूंगा, फिर Q2 की वजह से निकालूंगा, फिर Q3 की वजह से, और साथ में Q4 की वजह से। अब मैं सारे फोर्सेस को क्या करूंगा, जो इंडिविजुअल फोर्सेस मैंने निकाले हैं F1, F2, F3, F4, इनको मैं अलजेब्रिकली ऐड कर दूंगा, ठीक है। इनको वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। इनको वेक्टोरियली हम समअप करेंगे, मतलब इनके डायरेक्शंस को भी आपको इंक्लूड करना है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, अगर आप देखो मैग्नीट्यूड अगर सेम डिस्टेंस में है तो सेम ही रहने वाला है, बट डायरेक्शंस को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर आपको प्रॉपर एक
आइडिया चाहिए तो आपको उसकी डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये आपका एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसको कई जगह पे लगाते हैं, ग्रेविटेशन में भी लगाया था, साथ में अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए भी लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए लगा रहे हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक आज शाम तक पढ़ेंगे हम, या फिर नेक्स्ट कल अपलोड कर दूंगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है उसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना, फिर हम इसको अलग अलग केसेस में अप्लाई करने वाले हैं, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक इसका फॉर्मूला है वो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक। ये इसका फॉर्मूला है, एक मिनट, आई थिंक यहीं कहीं पे फॉर्मूला मैंने लिखा था शायद, जस्ट होल्ड ऑन। ये फॉर्मूला आई थिंक ये मिस आउट है, प्रीवियस स्लाइड, फाइन, नो, चलो हाँ फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आई डोंट नो कि कहाँ मिस हो गया फॉर्मूला, मैंने पहले से ही आपके लिए डेटा थोड़ा सा प्रिपेयर करा था। होता क्या है, टाइम थोड़ा बच जाता है तो आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ फिर वीडियो लंबा होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखने में टाइम खर्च होता है। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपके लेक्चर्स बहुत लंबे हो और कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो एक लॉन्ग लेक्चर्स को लेके। सो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने यूज़ किया है। सो पहला मैं अगर देखूँगा तो देखो यहाँ पर बेटा क्यू नॉट, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। डिस्टेंस आपको पता है सर क्या है, तो F1 की वैल्यू अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो कितना हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q नॉट और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये हो जाएगा बेटा F1। अगर आप देखो F नेट की मैं बात करूँ तो मैं F नेट पहले F1 लिखूँगा। F1 कितना आएगा बेटा, ये आएगा K Q1 Q नॉट और डिवाइड बाई कितना इसकी डिस्टेंस है R1 स्क्वायर है। अब ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे अगर वेक्टर की जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन को इंक्लूड करना है, तो लेट्स सपोज मैं इस जो हमारा ये डिस्टेंस है, लाइन ज्वाइन है, इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग मैंने यूनिट वेक्टर ले रखा है। तो आपको वेक्टर चैप्टर में बताया भी था मैंने, या इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, सो दैट टाइम हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, जे कैप होता है, और जेड डायरेक्शन में क्या रहता है, के कैप रहता है ना। तो उसी चीज़ को फाइन। तो यहाँ पे F2 कितना आएगा, ये सिंपल सा आएगा K Q2 Q नॉट आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R2, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको दिखाना पड़ेगा तो R2 कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब बाकी फोर्सेस को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा थर्ड। अगर मैं देखूँ स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है, इसके आगे ही ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा Q, ये Q3 हो गया और Q3 Q नॉट हो गया, और साथ में हम देखेंगे तो ये बेटा R3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R3 स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए R3 कैप मैंने यूनिट वेक्टर ले रखा है, तो ये आप ले सकते हो। और फोर्थ वाला जो है वो आपका ये हो जाएगा K Q4 और Q नॉट के बीच का फोर्स है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस R4 ले रखी है हमने, ठीक है। तो ये R4 है, और यहाँ पे इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए R4 कैप एक यूनिट वेक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक बात है इतना। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, मैंने लिखा था, आई डोंट नो कि स्लाइड में गया कहाँ, अभी देखते हैं उसको मिलेगा, ठीक है। तो मैं जब नोट्स आपको शेयर करूँगा, टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपको पूरे PDF शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, F1 की वैल्यू हो गई, ये F2 की, ये F3 की, और ये F4 की वैल्यू हो गई। इनको हम वेक्टोरियली सम अप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। अब इस पूरे प्रिंसिपल को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, साथ साथ में इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मोस्टली आप देखो तो इससे क्वेश्चन ही बनते हैं, कभी आपसे शायद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूछा जाए, कभी शायद पूछा जाए बोर्ड एग्जाम वगैरह में, बट मोस्टली इससे क्वेश्चन बनता है। तो कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो हमें आज मैप करने हैं, आज वो सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला ये है, ये पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है सर क्या आपको, क्या क्वेश्चन है, पढ़िए इसको अच्छे से। 3 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁷, -2.5 × 10⁻⁷, and 1 ×
10⁻⁷ आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि एक ट्राइंगल है, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टेक्स हैं, उस पर अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं वो, देन साइड भी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स सी ड्यू टू द रेस्ट 2। मतलब सी वर्टेक्स वाला जो चार्ज है उस पर मुझे जो बाकी ए और बी वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। कर लेंगे, क्या ही दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने आपको सुपर पोजिशन पढ़ा दिया है, तो सुपर पोजिशन अप्लाई करेंगे और हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बनाइए डायग्राम, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। ठीक बात है, रखिए चार्ज की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 5 इंटू, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, सेकंड कितना है बेटा, बी पे चार्ज कितना है, हाँ -2.5, ये हो गया -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक बात है। सी पे कितना चार्ज है बेटा, सी वाले पे लास्ट वाला चार्ज है 1 इंटू, तो ये 1 इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁷, ये आपका चार्ज हो गया सी पे। सारे चार्जेस कूलम में गिवन है आपको, यही चार्ज की एसआई यूनिट होती है। और अगर नहीं भी होंगे तो माइक्रो कूलम में गिवन होगा तो हम उसको माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज कर लेंगे, या मिली कूलम में गिवन होगा तब चेंज कर लेंगे। फाइन, ठीक बात है। चलो, अब मुझे किस पे निकालना है बेटा, इस सी वाले पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचो आप ज़रा। अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, मतलब कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, और मुझे एक पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी दो बचे हुए चार्जेस की वजह से या जितने भी रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से नेट फोर्स निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इंडिविजुअल फोर्स निकालूंगा। पहले ए की वजह से निकालूंगा, फिर बी वाले चार्ज की वजह से निकालूंगा, उनको वेक्टोरियली सम अप कर दूंगा। राइट, तो वही तरीका यूज़ करेंगे हम लोग। और एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो में अगर कहीं आपको लगता है स्पीड थोड़ी स्लो है, पेस थोड़ा स्लो हो रहा है, और आप फास्ट पढ़ना चाहते हो, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 1.5 या 1.75 सेटिंग्स में जाके फास्ट स्पीड पे स्विच करके देख सकते हो, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। और अगर आपको लगता है बहुत आराम से समझना है, तो आप जो नॉर्मल स्पीड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेस नहीं रख रहा हूँ लेक्चर का, क्योंकि हर लेवल का बच्चा इसको देखता है, इन लेक्चर से पढ़ाई करता है, तो मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो। स्पीड स्लो होगी तो फास्ट आप कर सकते हो, फास्ट एक बार हो गई तो स्लो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो सेटिंग्स में पॉसिबल नहीं है ना। हालांकि पॉसिबल है, पर क्यों ही करेंगे हम, एक बेसिक सेटिंग, एक बेसिक स्पीड रखेंगे जिससे आपको भी समझ में आए और बाकी बच्चों को भी समझ में आए, है ना। आप बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हो, कम टाइम में पढ़ना है, तो फिर आप फास्ट स्पीड पे स्विच कर लो। चलो, पहला, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, जो कि आउट ऑफ द लाइन होगा, लाइन ज्वाइन के अलॉन्ग ही होगा, बट इसको मैं F1 मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ बेटा, F1। ठीक, बहुत सारे लोग AC मान सकते हैं या CA मान सकते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, तो वो ज़्यादा ट्रिक यूज़ नहीं करनी, कन्फ्यूज़न वाला काम नहीं करेंगे अपन। ठीक, ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो अट्रैक्टिव होगा, तो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग होगा बिटवीन, तो ये F2 हो गया। अब ये 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल रहेंगे और सारे जो एंगल्स हैं वो भी क्या रहेंगे बेटा, 60 डिग्री के ही रहेंगे। तो ये आपका अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में लगाऊं, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक बात है इतना, ये आपने बेसिक 9th-10th में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ट्राइंगल्स की, कि अगर हमें ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो एक थ्योरम होती है, आप दोनों ऑपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स को ऐड करोगे, वो इसके इक्वल हो जाएगा। कितना आएगा बेटा, 120 आएगा। क्या बढ़िया बात है सर, अच्छी बात है ना, क्योंकि देखो F1 निकाल सकते हैं हम, कूलम लॉ लगाएंगे, डिस्टेंस आपको पता है, मैंने लिखा नहीं है शायद, बट लिख देता हूँ, कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी सर 5 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि सारे सेम हैं। ठीक बात है, चलो फाइंड आउट करते हैं। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखोगे तो F1 हो जाएगा K, पहला चार्ज कितना है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ QA, ऐसे लिख दो आप, QA इंटू QC डिवाइड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं मीटर में चेंज करूँगा, विच इज़ 0.05 का स्क्वायर कर दूंगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा K
यहाँ पे आप देखो तो इसकी वैल्यू है, ये मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो आप, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, एक मिनट, के की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी, पुट करो बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैल्यू होती है के की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 टू द पावर 9 -9 नहीं, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइड में कितनी रेडियस डिस्टेंस कितनी है, ये हो गया आपका 0.05 का स्क्वायर, ठीक बात है। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, इजी तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेरा जो फंडामेंटल मैं पावर्स में चेंज कर लेता हूँ, या आप इसको 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करेंगे, -2 है ना, इसको स्क्वायर कर दो, ये भी तरीका ठीक है, क्योंकि इससे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। कई सारे बच्चों को डेसिमल रिमूव करने में दिक्कत होती है तो वो खत्म हो जाएगी, तो ये 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 रेज़ टू द पावर -2 का जो स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। फाइन बात है, इतनी बात ठीक होगी आई थिंक आपके लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -7 पावर थी, ये इसको भी सॉल्व करेंगे, ये F1 निकालो कितना आएगा, जल्द वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, है ना। चलो कितना आएगा, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 9 है, पहले पावर सॉल्व करते हैं, ये 7 कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा, सॉरी ये आपका पावर यहाँ पे 9 नहीं था, ये 10 टू पावर 9 था, ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, ये 9 है, अभी मैं पावर इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 14, ठीक है। ये 1.01 ही होता है, डेसिमल के बाद कोई भी जीरो है तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, तो उसको 1 ही मानेंगे। 5 इंटू 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाएगा, राइट। ये आपका 25 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -4। इसको नेक्स्ट लाइन में मैं ऊपर पहुँचाऊँगा, क्योंकि बेसिक तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। चलो इससे कैंसिल आउट कर दिया, कितना 5 इंटू 5 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे आंसर आने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास आ गया 9, ये आ गया बेटा 10 रेज़ टू पावर कितना 9। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इन दोनों पावर्स को, ये आपका 14 है, ये जो पावर है ये 14 है माइनस ये प्लस का 9 है, कितना होगा, ऑपोजिट पावर है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। नीचे से जो पावर है मैंने ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, कितना बचेगा, +4 बचेगा, कितना बचेगा, +4 बचेगा, ठीक है। -4 था, ऊपर लाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ बचा है कितना 5, ठीक बात है, ओके। डिवाइड कर लेंगे इसको, अब डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा, ये आएगा हमारा 9/5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9/5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1, या फिर आप इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हो कि ये, हाँ ठीक बात है, कर लीजिए। कितना आएगा, ये 1.8 आएगा, ठीक है, ये 1.8 आएगा, और ये हो जाएगा 10 रेज़ टू -1, उसको मैं चेंज करूँगा तो 0.18 न्यूटन आएगा। कितना आएगा बेटा, 0.18 न्यूटन। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। अभी मैं सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे से कैलकुलेशन को भी समझ पाओ ना, कैलकुलेशन कैसे करते वो भी आपको आना चाहिए। ये थोड़ी कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया और कैलकुलेशन आपको कराया ही नहीं। कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो वो चीज़ भी मुझे ओवरकम करनी है साथ साथ में, कि आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक। जो खासकर जो मेडिकल्स के बच्चे होते हैं उनको बहुत डर लगता है फिजिक्स में, ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ईजी सब्जेक्ट है, मज़ेदार है, ठीक है जी। तो F2 कैलकुलेट करेंगे। अब F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फंडा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर दे रहा हूँ। चलो F2 कैलकुलेट करना है सर, F2 कैलकुलेट करना है, कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक बात है। क्या है क्वेश्चन, ये है हमारा QB हो गया ये, और QC डिवाइड बाय इनके बीच के सेपरेशन वही 5 इंटू 10 - 2 ले लिया मैंने, और उसी को मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक। QB QC का मतलब है QB वाला और C वाले के बीच का जो फोर्स है, उसको F2 मैंने माना हुआ है, ठीक। सो ये कितना हो जाएगा, K तो आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁻⁹। देखो मैं इसको छोटे तरीके से सॉल्व करता हूँ, बहुत ईजी तरीके से। ये आपका कितना हो गया K, ये QB कितना है, QB कितना है 2.5,
जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ में पुट करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन इंक्लूड नहीं करते हैं, वो केवल डायरेक्शंस के लिए आपको कंसीडर करना होता है। जैसे कि मैंने डायरेक्शन लिया ना, मैंने इनवर्ड ले लिया, फिर आउटवर्ड ले लिया, तो वो प्लस माइनस की वजह से ही मैंने डिसाइड किया है, अदरवाइज आपको नहीं करना था। क्यू भी कितना है 2.5, मतलब आप देखो इस वाले चार्ज का कितना है, अगर मैं बात करूँ क्यू ए का हाफ है, ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, हाफ ऑफ क्यू ए, चलेगा? ठीक बात है, 2.5 है ना, और ये कितना था 5, ये 5 है इंटू 10⁻⁷ है, इसको हाफ करोगे कितना आएगा, ये आएगा। तो मैं इसको पूरा कैलकुलेशन ना करने की वजह से रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, करो। ये बेटा कितना है, क्यू सी तो सेम ही है ना, क्यू सी तो सेम ही है, और अपॉन में कितना है, अपॉन में वही जो आपका पहले से ही चल रहा था, 5 इंटू 10⁻⁻2 को मैंने अगेन स्क्वायर कर दिया, ठीक बात है। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप देखिए, देखो कि ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये मतलब 1/2, आगे कर लो इसको नंबर, ये के क्यू ए क्यू सी अगर हम देखें, और साथ साथ में ये जो रेडियस है या सॉरी साइड है वो तो 5 ही है, तो ये 5 ही आप लिख दो, 5 इंटू -2 का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना ये वाला पार्ट, इसको मैं दोबारा क्यों करूँगा। देखो ये आपका जो पार्ट है वो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर चुके हैं, के क्यू ए क्यू सी, और आपका ये इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा 0.18, मीन्स क्या है, मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा, मैं क्यों इतना कैलकुलेशन करूंगा, इतना लंबा क्यों खींचूंगा इस चीज़ को, जो काम मैं कर चुका हूँ मैं दोबारा से थोड़ी करूँगा अगर मैं स्मार्ट हूँ तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 0.18, मीनिंग क्या है 0.09, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 0.09, ठीक है, ठीक बात है, करिए इसको। और ये यूनिट आएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, नोट करिए इसको। ठीक है जी, फाइन। तो ये आपका हो गया, इसको F2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों को वेक्टोरियली कैसे ऐड करेंगे, तो आपको पता है अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, इसको मैं ऊपर ही स्लाइड कर रहा हूँ जिससे कि हम आराम से बना पाएँ क्वेश्चंस को एक ही स्लाइड पे। तो आप मुझे बताओ अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना था, इसमें आप देखो यहाँ पे ये F1 इधर जा रहा है और F2 इधर जा रहा है, इनके बीच का जो एंगल है विच इज़ 120, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, क्या फार्मूला होता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये कब लगाते हैं, जब दो वेक्टर्स गिवन हो उनके बीच का एंगल आपको नोन हो। लेट सपोज ये a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा आपको नोन हो, तब ये फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो इसमें भी वही काम करेंगे, हम डायरेक्टली लगा सकते फार्मूला, लगाओ, ठीक। तो ये बेटा कितना आएगा बेटा, एफ नेट अगर हम देखें तो ये आएगा पहले वाले का फोर्स कितना है F1², ठीक, प्लस F2² प्लस 2F1F2 cos 120, ये आ जाएगा, ठीक बात है, cos 120 आ जाएगा। अब ये कितना आएगा F1F2, तो ये आएगा अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, F1 कितना आया था, ये आया था बेटा 0.18 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 0.09 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे 2 इंटू आप रखोगे F1 कितना है 0.18 और सॉरी 0.18 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.09 इंटू cos 120 कितना होता है, cos 120 कैसे होता है, तो आप थोड़ा सा बेसिक समझो, ये इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। cos 120 कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे तो जो हमारे एक्यूट एंगल्स उनकी वैल्यू पता रहती है, मोस्टली 30 की पता है, 60 की पता है, भूल गए आप 120 की नहीं पता, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, cos 90 + थीटा पढ़ा है, क्या होता है cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ जिससे कि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। 90 + थीटा ये कितना होगा बेटा, माइनस sin थीटा, माइनस क्यों हुआ
साइन थीटा, ठीक, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा 90 प्लस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाके मैथमेटिकल टूल्स वाले जो लेक्चर अपलोड किए मैंने वो एक बार देख लो, तो शायद ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक बात है, इतना क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, अगर इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 90 प्लस 30 आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 का मतलब माइनस हाफ, कितना, माइनस हाफ, पुट कर दो माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ आप माइनस हाफ पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, वो ज़रूरी वाली चीज़ है, वो पता पड़ेगा आपको कैसे आंसर निकालते हैं, ठीक। तो उसको सॉल्व कर लेना खुद, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लेना एक बार, ठीक है। आंसर आपको निकालना है, एक बार सॉल्व करना, नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, या फिर आप जो ग्रुप डाउट डिस्कशन वाला वहाँ पे आके पूछ कर लेना। हम एक डाउट फोरम भी क्रिएट करेंगे बहुत जल्दी, वो आई थिंक संडे में या वीकेंड्स में वो डाउट क्लासेस हुआ करेंगी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई थिंक 0.156 के आसपास आंसर आएगा, ये इसका आंसर है, नोट कर लो, ठीक है। सो बाकी के 2 कैलकुलेशंस मैंने कराएं, ये आप अपने आप भी ट्राई करिए, और इसमें इजी क्या बना सकते हैं वो एक बार आप लगा के देखिएगा कैसे इसको इजी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये मेथड आप अप्लाई करोगे एग्ज़ाम में, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा सॉल्व करने बैठें। सो वी नीड टू हिट द आंसर, जितना जल्दी हो सकता है आंसर्स मार्क करेंगे, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, कुछ थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे खूब तब आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार फिर से, मैं स्क्रीनशॉट आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन, ये जिन लोगों ने नोट नहीं किया, ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ से नोट करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ट्राइंगल ABC, और ये मैंने F1 निकाल लिया, ये F2 निकाल लिया मैथमेटिकली, ठीक है, F2 निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। F1 का जो वैल्यू है वो कितना आया है, इतना वैल्यू आया है 0.18, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब F2 की वैल्यू निकाल लो आप। F1 तो निकाल ही चुके हैं ना, तो मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, विल बी फाइन, प्रीटी फाइन, ये थोड़ा सा ठीक बात है, ठीक है। ये आप देखो 1.8, फिर मैंने F2 फाइंड आउट किया, फिर बेसिक फार्मूला लगाया, दोनों के बीच का जो फार्मूला था वो लगाया, और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया भी है बेसिक कहाँ से आया है, cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक बार नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आंसर और नोट कर लो, 0.156 के आसपास आना चाहिए आंसर, ठीक है। इतना आंसर आपका आ जाए अगर सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब आपका आंसर सही है, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में चल रही है। थोड़ा सा और हार्ड वर्क करो, अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 4 चार्जेस मेरे पास हैं, उन्होंने बोला है 4 चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एज शोन बिलो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कैपिटल Q एंड स्मॉल q सो दैट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। मतलब एक कोई छोटा वाला चार्ज Q है, उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक बात है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मैंने वहाँ मार्क किए हुए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये स्क्वायर उन्होंने दे रखा है कि भाई ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है तो यहाँ पे चार्जेस इस तरह से सेटअप कर रखे हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड था, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, फिगर में गिवन था ऐसा सेटअप। तो ये प्लस Q जो कैपिटल Q है दोनों ऑपोजिट वर्टेक्सेस पे रखे हुए हैं, और माइनस Q दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। अब इन सिस्टम ऑफ चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये दोनों कैसे होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। मतलब ये दोनों अनलाइक होने चाहिए तभी रिपल्सन होगा, और ये दोनों भी अनलाइक होने चाहिए, ठीक बात है। या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी लाइक होने चाहिए, अनलाइक नहीं होने चाहिए, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, कि आपको इस तरह से इक्विलिब्रियम में रखना है। तो ये दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर नेगेटिव होने चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आएगा, अभी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। इसको क्वेश्चन को नोट करो पहले।
ऑलराइट। तो अगर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर ये इसके वर्टेक्स पे रखे हैं और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, इनके चार्जेस ऑपोजिट होने चाहिए, इनके भी चार्जेस मतलब सॉरी सेम चार्ज होने चाहिए, ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ये जो क्यू क्यू है इनके सेम साइन होना चाहिए, ठीक है, इसका भी सेम साइन होना चाहिए, और जो ये कैपिटल क्यू है इसका भी क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएँ। चलिए देखिए, हमारा मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको क्वेश्चन का आंसर लाना नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेता हूँ, इसको दोबारा से एक मैं कलर चेंज करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात है। देखो ये कैपिटल क्यू हो गया, ये कैपिटल, ये स्मॉल क्यू जो कि हमारा सेम चार्ज वाला होना चाहिए, और ये भी स्मॉल क्यू है और ये भी कैपिटल क्यू है, राइट। तो अब मुझे बताओ इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये इसका साइड आप डी मान लो, कितना मान लो बेटा, डी मान लो, ठीक है। स्क्वायर है तो सारी साइड सेम ही रहेंगी, ये डी हो गया, ठीक है, ये आपका डी हो गया बेटा, ये भी आपका डी हो गया, ठीक बात है, सही बात है इतनी। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, ये अगर ये रिपल्सिव होगा तो आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। अगर ये जो क्यू है और ये दोनों क्यू हैं, ये अगर दोनों एक जैसे होंगे, लाइक चार्जेस वाले होंगे, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, रहेगा, क्योंकि ये तो इसको रिपल कर ही रहा है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, रिपल्सिव होगा। उसको मैं F1 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, F1, ठीक, ये तो रिपल्सिव होगा फॉर श्योर। अब अगर ये भी रिपल्सिव हो जाएगा, ये वाला भी रिपल्सिव हो जाएगा, ये वाला भी रिपल्सिव हो जाएगा, तो क्या ये जो हमारा क्यू चार्ज है इक्विलिब्रियम में रहेगा, सोचना इस बात को, नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, जब नेट फोर्स हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा, इसको पुश कर देगा वो फोर्स, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट चार्ज वाला होगा। तो मैं इसका फोर्स ये मान के चल रहा हूँ बेटा F2, कितना कर रहा हूँ, F2, ABC हम नहीं कर रहे हैं अभी, और ये भी आपका सेम ही चार्ज है, ये भी नेगेटिव होगा, उसका मतलब ये भी F3 फोर्स लगाएगा। इतना ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम F1 की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको F1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो स्मॉल क्यू हैं इनके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ, ये डायगोनल है ना, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, साइड रूट 2, या आप पढ़ते आ रहे हो बहुत छोटी क्लासेस से, तो ये D√2 हो जाएगा, ठीक है। निकालिए इसकी वैल्यू, F1 कितना आएगा, F1 आएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम से, F1 आएगा K आपका Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में D√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, D√2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब F2 F3 निकालना है। देखो दोनों बराबर ही होंगे, ये भी सेम ही तो पेयर है, अगर ये Q और Q का पेयर है और ये भी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का पेयर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। देखते हैं क्या होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वेक्टर ऑफ F2 विल बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ, मतलब जो मॉडुलस है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, और उसको मैं F मान ले रहा हूँ, या कुछ भी आप मान लो, F4 मान लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमेशा अपना कन्वेंशन यूज़ करो, अपना तरीका यूज़ करो। इसमें बुक्स में क्या दे रखा है, किसी टीचर ने कैसे सॉल्व कराया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप ये मेथड जो मैं करा रहा हूँ वो मत करो, आप अपने जो डायरेक्शंस हैं वो अपने इन्वॉल्व करो। आप इसको दूसरे मेथड से कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो इसको मैं F4 मान के चल रहा हूँ। F4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी। पहले तो मैं इन दोनों को मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ठीक। कितना आएगा F4 बेटा, F4 आएगा, इनका मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाय अपॉन में कितना आएगा, D स्क्वायर, कितना आएगा, D स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, दो वेक्टर्स हैं, ये F2 F3, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा आपके लिए, बढ़िया तरीके से अपन समझेंगे। फाइन, देखो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ये है एक ये है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं,
ये म्यूचुअल, ये F3 है आपका बेटा, ये F2 है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास ऑन होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं इनके मिड से पास होगा, मिड पॉइंट से इस डायरेक्शन में पास होगा, विच इज़ F डैश मान रहा हूँ मैं। कितना मानना है उसको? F डैश मान रहा हूँ, या आप कुछ भी F अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कितना आएगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड? कैसे निकालते हैं बताओ? अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना लगाते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों इक्वल वेक्टर हैं, दोनों कितने हैं? इक्वल वेक्टर हैं। सॉल्व करो, पुट करो वैल्यूज़। अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है विच इज़ F2, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये आएगा F2 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस ये आएगा F3 का स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं ये वाला जो इनका रिजल्टेंट है ये निकाल रहा हूँ तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड करके ऐड कर देंगे, प्लस हालांकि फॉर्मूला मैंने वही लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 है तो 0 हो जाएगा वाला टर्म। चलो पुट करो, कितना आएगा? इक्वल वेक्टर्स हैं तो ये जो वैल्यू है वो आएगी k क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस कितना आएगा? k बाई डी स्क्वायर। ये आ गया। ठीक बात है इतना? तो ये आएगा बेटा, अगर हम देखें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आएगा √2 इंटू एफ। ये √2 इसको हम क्या मानना है? F4 मानना है, तो ये √2 F4 आएगा। ठीक बात है? कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें से मैंने कॉमन भी ले लिया अगर आप देखो तो। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक बात है। एक और छोटा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ मैं स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, ये आप इसको भूल गए हो, तो ये आएगा आंसर इसका थोड़ा सा ये आंसर आएगा बेटा √2 KQ, ये KQ अपॉन में डी स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो स्क्वायर करना मैं भूल गया था। ये स्क्वायर आप पुट कर सकते हो। F2 की वैल्यू कितनी है? सेम जो मैंने वहाँ से निकाली है। F2 किसके बीच का फोर्स है? यही आएगी। F2 और F3 दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैंने F3 या F4 मानो मत मानो, आपकी मर्जी है। F4 आप मान सकते हो, दोनों नया वेक्टर है। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू हो गई। इनका जब रिजल्टेंट निकाला तो कितना है बेटा? √2 KQ अपॉन डी स्क्वायर। मतलब क्या? जो ये वाला वेक्टर है, जो ये वाला है, ये जो फोर्स आ रहा है, नेट रिजल्टेंट आ रहा है, वो इसके अलॉन्ग आ रहा है। ठीक है, इसके अलॉन्ग आने की वजह से आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो कितना आ गया है बेटा? ये आ गया है √2, मतलब जो F डैश हमने निकाला था इनका रिजल्टेंट, उसको F डैश मान लो, ये F डैश है। तो अगर इस वाले चार्ज पे, इस Q वाले चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखो इस पे दो ऐसे फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। एक ये फोर्स लग रहा है बेटा विच इज़ F1, और एक ये फोर्स लग रहा है विच इज़ F2 या F डैश आप मान सकते हो, जो मैंने किया है। ठीक है, नेट रिजल्टेंट ये F2 और F3 का नेट रिजल्टेंट कितना अज्यूम किया है हमने? F डैश अज्यूम किया है। दोनों कैसे हैं बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर नेट फोर्स 0 है, अगर ये हमारा जो चार्ज है इसको नेट फोर्स 0 करना है तो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। ऑपोजिट तो ही है, एटलीस्ट इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल हो गया, फिर तो क्या ही करेंगे आप, पुट कर दो बेटा। जो हमारा F1 है, पहला वाला जो फोर्स है F1 था, F1 था, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? F डैश के इक्वल। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी है F1 की? ये है KQ स्क्वायर बाई D √2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू है। सॉल्व कर लो यहाँ से, KQ कैपिटल Q और डिवाइड में D स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो इसको जल्दी से। ये डी स्क्वायर नहीं लगाया, ये लगा लो। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? जल्दी से सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा फटाफट।
ये देखो k हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो गया, डिवाइड में कितना आएगा d स्क्वायर, और ये 2 आएगा। ठीक, ये आएगा बेटा √2, यहाँ पे कितना आएगा k q कैपिटल Q डिवाइड में कितना आएगा d स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट होने वाले टर्म्स उनको कैंसिल आउट कर दो, तो d स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये k भी कैंसिल आउट हो गया, q स्क्वायर से q कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखो रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन आपका आ रहा है यहाँ से लाइक ये हमारा रिलेशन आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास q की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे q बचा है, तो √2 आएगा, नीचे वाला जो 2 है वो इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, तो ये √2 और क्या आएगा q, तो ये इसकी वैल्यू होगी। कभी कभी इनका रेशियो भी पूछते हैं, तो q/q कितना हो जाएगा 2√2। एक मिनट, तो ये q/कैपिटल Q कितना हो गया बेटा 2√2। ये भी पूछते हैं, कई बार रेशियो पूछ लेते हैं, तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ये ऐसा क्वेश्चन है कि रेशियो बताओ कितना होगा, कई बार ये पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जितना भी ये सॉल्यूशन हमने किया है इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं और एक वन शॉट में इसको नोट कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या था, एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्जेस रखे हुए हैं, एक कैपिटल Q और 2 स्मॉल q। ठीक है, Q कैपिटल Q स्मॉल q फिर कैपिटल Q, इस तरह से अरेंजमेंट दिया था। फिगर ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो इसमें मैंने कुछ खास कुछ किया नहीं, फिगर ऑलरेडी नोन था, फिगर ड्रॉ नहीं किया मैंने। साइड आपको दे रखी है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे जो ये स्मॉल वाले Q है इनके चार्जेस के साइन भी सेम होने चाहिए, और ये जो है कैपिटल Q इनके साइन भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखो ये अगर ये स्मॉल q दोनों के सेम साइन हो गए, तो आपको पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में एक रिपल्शन का फोर्स लग रहा है विच इज़ F1। ठीक बात है। अब अगर ये भी सेम साइन होता, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन कर देगा, है ना। अगर इसका साइन स्मॉल q के जैसा हो जाए तो दोनों लाइक चार्जेस हो गए, फिर रिपल्शन होगा, तो मतलब नेट फोर्स तो बाहर चला जाएगा ये। दैट मीन्स जो q है कैपिटल Q वो स्मॉल q के ऑपोजिट होना चाहिए, तो मैंने अपोजिट मान लिया। तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर F2 फोर्स से, ये अट्रैक्ट करेगा F3 फोर्स से। F2 और F3 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं, तो F2 F3 का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। कैसे निकालेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q d स्क्वायर। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इस डायग्राम से आ जाएगा। इसको मैंने F' मान लिया है। ठीक बात है, F' कितना आएगा F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, सेम ही वैल्यू है। तो अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं F और F दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो F√2 आता है। फाइन, वो आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है F√2, या जो ये वैल्यू थी उसका √2 वाला पार्ट। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो। देन क्या किया है हमने, देखो इस पूरे जो चार्ज वाला पार्ट है, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो F' निकाला है हमने यहाँ तक, ये वाला पार्ट तक से इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन, ठीक, तो अब इसके बाद का जो पार्ट है वो देख लेते। अब ये मैंने नेट रिजल्टेंट निकाल लिया है, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। ये जो स्मॉल q वाला चार्ज है यहाँ पे, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक ये F1 जो इसके जो लाइक चार्ज की वजह से लग रहा था विच इज़ रिपल्सिव फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है कैपिटल Q वालों का वो इधर लग रहा है। तो इस पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या, ऑपोजिट तो ही है, तो इक्वल भी होने चाहिए। तो मैंने इनका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, है ना। जो मैंने मैग्नीट्यूड था वो इक्वल कर दिया और फिर इसको सॉल्व किया, तो जो वैल्यू आ रही है Q की वो 2√2 टाइम्स कैपिटल Q आ रही है। कई बार क्वेश्चन में, कई सारे बुक्स में ये दे रखा है, PYQs में भी दे रखा है कि इसका रेशियो पूछा है, तो आप इसका रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो मैंने आज का जो लेक्चर है इसमें क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हमने समझा है और साथ में 2 क्वेश्चंस भी किए हैं। हालांकि और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो, आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, NCERT से प्रैक्टिस करो। जिस भी रिसोर्स से आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से क्वेश्चंस को लगाओ। क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता पड़ेंगी। आप इवन थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब एक हमारा जो पार्ट है वो पेंडिंग है,
जिसका टॉपिक का नेम है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस। अगर मैं 3 चार्जेस को रख दूँ एक लाइन में तो वो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं, किस तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं वहाँ पे, उसको भी एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पढ़ाई करते रहिए जल्दी से, और आपको पता है क्या करना है। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, सारे बच्चे बहुत समझदार हैं। इस चैनल पे जो मेन मेरा मोटिव है वो ये है कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। जो डाउट रहता है, जो प्रॉब्लम रहती है, अलग अलग इसमें ट्विस्ट करने में क्वेश्चन में कैसा बनता है, सो क्वेश्चंस को लगाने का तरीका आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जब हम लगा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर लाना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। यहाँ पे वेक्टर्स को भी थोड़ा मैंने इन्वॉल्व किया है, ट्रिग्नोमेट्री को भी मैंने इन्वॉल्व किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।